is the start of episode 133 to the 5 episodes आदित्य को that we have पुलिस uploaded. इंस्पेक्टर लिफ्ट से लेकर नीचे जाने लगा और साथ में आए हवलदारों ने वजीर के लोगों की कॉलर पकड़कर उन्हें भी लिफ्ट में चढ़ा लिया। आदित्य के दादाजी और पापा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। जब वो नीचे पहुंचे तो ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आसपास के लोगों और ऑफिस के एम्प्लॉइज की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो अपने फोन में सीन को रिकॉर्ड करने लगे। पुलिस ने आदित्य और उसके साथियों को गाड़ी में डाला और वो निकल गए। आदित्य के पापा और दादाजी जब तक नीचे आए, पुलिस की गाड़ी जा चुकी थी। आदित्य के दादाजी ने अपनी गाड़ी निकाली और पापा के साथ वो भी पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। इससे पहले कि पुलिस स्टेशन पहुंचती, आदित्य के अरेस्ट का वीडियो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हो गया। गौतम अपने कैबिन की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और उसने आदित्य का वो वीडियो देखा। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने उस वीडियो को अपने जर्नलिस्ट दोस्त को भेजा, जिसमें उसने लिखा, शंकर एम्पायर की डूबती नैया को डुबोने वाला आवारा बेटा। इसके बाद गौतम ने अपना कोट कुर्सी से उठाया और वो भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होते ही आदित्य और उसके साथियों को पुलिस ने एक हवालात में बंद कर दिया। आदित्य ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, तुम कुछ नहीं जानते, मुझे बात करनी है अपने पापा और दादाजी से। लेकिन किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में आदित्य के दादाजी और पापा पुलिस स्टेशन में एंटर हुए। तब तक आदित्य की आवाज आना बंद हो चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य के दादाजी को जानता था, इसलिए वो खड़ा हुआ और उन्हें नमस्कार करके बैठने के लिए कहा। दादाजी ने बैठते ही पूछा, क्या हुआ है शर्मा जी? शंकर साहब, कहां से बुला लिया ऐसे वापस आपने? इतने सालों बाद भी बदला नहीं है ये। इसने तो ऑफिस में गुंडे बुलाकर मारधाड़ शुरू कर दी। शर्मा जी, हम सब उससे परेशान हैं, आप उसे बाहर निकालिए, मैं बात करता हूं उससे। शर्मा ने उस कमरे की तरफ देखा और फिर दादाजी की तरफ देखकर कहा, अभी उसे अंदर रहने दीजिए, सिन्हा साहब को आ जाने दीजिए, उनसे बात करके समझते हैं कि मसला क्या है। अभी उसे निकालेंगे तो यहां हंगामा करेगा और मैं पहले जैसे इसके हाथ पांव नहीं तोड़ना चाहता। शर्मा की यह बात आदित्य के दादाजी को बहुत अजीब लगी, क्योंकि जो पुलिस वाला उनके कहने पर कुछ भी कर देता था, आज वो उन्हें सिखा रहा है। तभी एक बार फिर से आदित्य की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, ये सब उस गौतम का किया हुआ है। शर्मा ने आदित्य की तरफ देखा और हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने अपने डंडे से दरवाजे को ठोका और कहा, चुप हो जा, चमड़ी गला दूंगा अब अगर तेरी आवाज आई तो। दादाजी समझ गए कि उनके इस बुरे दौर में पुलिस वालों ने भी अपने रंग दिखा दिए हैं। वो आदित्य के पापा की तरफ पलटे और कहा, गौतम को फोन लगाओ। आदित्य के पापा ने फोन निकाला। तभी पुलिस वाला खड़ा हुआ और मुस्कुराकर गेट पर देखने लगा। आदित्य के दादा और पापा ने मुड़कर देखा तो गौतम अंदर आ रहा था। दादा खड़े हुए और उन्होंने कहा, क्या हुआ गौतम, ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें पुलिस को फोन लगाना पड़ा? हवलदार ने एक कुर्सी आदित्य के दादाजी के पास लगा दी। गौतम ने उस पर बैठते हुए कहा, मिस्टर शंकर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सुबह अपने कैबिन में बैठा था कि तभी आदित्य मेरे कैबिन में कुछ 5-6 लोगों के साथ आया और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। वो तो अच्छा था कि सिक्योरिटी वाले आ गए तो मैं बच गया, वरना ये मुझे आज मार देता। पर कोई तो वजह रही होगी, आदित्य के पापा ने टोकते हुए पूछा। तब गौतम ने कहा, वही तो, ऐसी कोई वजह नहीं थी, बस आकर बोलने लगा कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो, मेरे दादाजी हैं, तो तुम इस कैबिन को खाली करो। अब आप बताइए, कोई मुझे ऐसे कैसे कह सकता है? आप भी जानते हैं कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हम तीनों की सहमति से बना हूं। गौतम इतना कहकर पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगा। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, आप चाय लेंगे? जिस पर तीनों ने नहीं कहा और इसके बाद गौतम ने कहा, मिस्टर शंकर, आप जानते हैं कि मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर ये इस तरह मुझे मारने की कोशिश करेगा तो आप ही बताइए मैं क्या करूंगा? उसे मैं जेल में भी नहीं रखवाना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि ये अब इस शहर में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं सीधा साधा आदमी हूं। अगर आज सिक्योरिटी नहीं होती तो मैं क्या ही कर लेता, मेरी तो लाश मिलती आप लोगों को। दादाजी ने गौतम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सही हो, मैं वादा करता हूं
कि आज रात से पहले वो गोरखपुर से चला जाएगा। तभी दोबारा आदित्य की आवाज आई, मुझे एक बार बाहर निकालो तो मैं इसे जान से मार दूंगा। एक नंबर का धोखेबाज और दोगला इंसान है। सबकी नजर दोबारा उस आदित्य पर थी। दादाजी खड़े हुए और उस कमरे की तरफ बढ़े। वहां खड़े हवलदार ने वो दरवाजा खोला। सामने आदित्य और कुछ 5-6 लोग दिखे। आदित्य के अलावा बाकी सब जैसे अलग अलग जगह से आए हुए थे और उनमें से कुछ को चोटें भी आई हुई थी। आदित्य ने दोबारा बोलना शुरू किया कि तभी दादाजी ने एक थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। आदित्य रुक गया। उसे दादाजी के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दिखा। आदित्य ने अपना मुंह नीचे किया और वो वैसे ही खड़ा रहा। गौतम और आदित्य के पापा अपनी जगह से खड़े हो गए। गौतम आगे आया और उसने कहा, सर रहने दीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी शर्मा से बोलकर इसे छुड़वा देता हूं। लेकिन एक बात पक्की करना कि ये अब इस शहर में नहीं आए। मैं आपकी कदर करता हूं। आप मेरे लिए फादरली फिगर हैं, लेकिन जो आज हुआ है वो दोबारा ना हो। गौतम की इतनी बात सुनकर दादाजी पुलिस स्टेशन के बाहर की तरफ चलने लगे। आदित्य के पापा अभी भी वहीं खड़े थे। पुलिस वाले ने इशारा किया और एक हवलदार अंदर गया और उसने आदित्य की हथकड़ी निकाली। शर्मा ने फिर बचे हुए लोगों की तरफ इशारा किया, जिसके जवाब में गौतम ने कहा, इन्हें आज रात गर्म करो, कल सुबह छोड़ देना। इसके बाद आदित्य बिना ऊपर देखे वहां से बाहर निकला। पुलिस स्टेशन के बाहर आदित्य के दादाजी कार के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। आदित्य के पापा आदित्य के साथ आए और बिना कुछ बोले ही तीनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। जब यहाँ आदित्य की जिंदगी में उथल पुथल हो रही थी, उधर गुड़गांव में सुशील अपने घर से आदित्य को ढूंढने निकला था। उसने आदित्य के घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की और वो उसके घर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे कार नजर नहीं आई। उसे लगा कि मृणाली और वो ऑफिस में होंगे। वो घर के आसपास घूमा और फिर दोबारा अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। लाइफ फार्मास्यूटिकल्स में रोज की तरह ही सब अपने काम में बिजी थे। सुशील जब रिसेप्शन पर आया, उसे एक एम्प्लॉय ने रोका। उसे जवाब में सुशील ने आदित्य से मीटिंग के बारे में बताया और वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। सुशील अपने मन में सोच रहा था कि वो आदित्य से क्या बातें करेगा और वो अकेला चलते धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि क्या उसके पास मेरी कोई अंगूठी है। अगर उसने हाँ कहा तो मैं उससे वो अंगूठी मांगूंगा और जब वो नहीं दे पाएगा तो मैं उस पर छिपाने का इल्जाम लगाऊंगा और उसके डिपार्टमेंट के सामने उसकी बेइज्जती करूंगा। ये सोचते हुए जब वो लॉन क्रॉस कर रहा था कि तभी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकल रहे अमित की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही अमित के होश उड़ गए और वो तेजी से वापस बिल्डिंग में घुसा और ट्विंकल को ढूंढने लगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और कॉरिडोर में घुसते ही वो गिर गया, जिस वजह से वहां गुजर रहे लोगों की नजर उस पर पड़ी। वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ और सीढ़ियों से बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर तेजी से चढ़ने लगा। उसकी नजर ट्विंकल के जूनियर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, ट्विंकल कहाँ है? ट्विंकल मैम अभी आई नहीं है। क्या हुआ, कुछ अर्जेंट काम था क्या? जूनियर ने क्यूरियस होते हुए पूछा। तब अमित ने फिर पूछा, नहीं, कब तक आएगी? आप कॉल कर लो उन्हें। अमित ने जैसे ही ये सुना, उसे एक मोमेंट के लिए खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि इतनी भागदौड़ करने के पहले उसे कॉल करना चाहिए था। इतना सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और ट्विंकल को कॉल किया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी किसी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, की आवाज ने अमित की चिंता बढ़ा दी। उसने नीचे देखा, सुशील बिल्डिंग के अंदर आ चुका था। सुशील ने अंदर घुसते ही पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने ऑफिस बैग टांगे और फोन पर बात करते हुए ट्विंकल आ रही थी। सुशील उसे देखकर चौंक गया। उसके दिमाग में वो रात दौड़ गई जब ट्विंकल ने उससे कहा था कि आज रात मेरी फ्लाइट है और इसलिए उसे होटल जाना है। सुशील से नजरें मिलते ही ट्विंकल रुक गई और उसने अपने फोन पर कुछ कहते हुए फोन काट दिया। सुशील आगे बढ़ा और उसने कहा, हेलो, यू शुड बी इन सम अदर कंट्री। ट्विंकल ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो, एक्चुअली मुझे सॉरी बोलना चाहिए उस दिन के लिए, क्योंकि वो किसी और के कहने पर किया था। बाय द वे, आई एम ट्विंकल। ट्विंकल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक करते हुए कहा। सुशील ने भी हैंडशेक किया और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और डाउट उभर गया था। तब सुशील ने पूछा, तो ट्विंकल, प्लीज आप मुझे बताओगी कि उस रात को क्या हुआ था
और तुमने वो सब क्यों कहा? सर एक्चुअली वो मुझे करने के लिए आदित्य ने बोला था और उसे किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सुशील ने बीच में टोका और पूछा, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? एक्चुअली आदित्य को लगा था कि आपके पास कंपनी से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स हैं जिससे हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसने मुझे तुमसे मिलने और उस बारे में पता करने के लिए कहा था। सो आई एम सो सॉरी, मैंने जो भी कहा, और ये सब अब काफी ऑकवर्ड लग रहा है। अमित ऊपर से इन्हें बात करता देख रहा था और एक एक करके अपने नाखून खा चुका था। उसने देखा कि सुशील ने ट्विंकल को रिसेप्शन एरिया में लगी चेयर पर बैठने का इशारा किया और ट्विंकल और सुशील उसकी नजरों से हट गए। तब ट्विंकल ने कहा, प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए कुछ मंगाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं असल में आदित्य से मिलने आया था। मेरी कंपनी उससे कुछ अर्जेंट मीटिंग करना चाहती थी। ट्विंकल एक सेकंड के लिए कुछ सोचने लगी और उसने पूछा, आदित्य के साथ मीटिंग? हाँ, कुछ प्रोडक्ट सैंपल थे। उस रात मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे वो सैंपल दिखाऊंगा और उसके बाद ही हम उसकी लॉन्चिंग करेंगे, सुशील ने जवाब दिया। तभी ट्विंकल ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा, आई थिंक कि आदित्य आया नहीं है। जिसके जवाब में सुशील ने कुछ सोचा और कहा, ओ, तो आप मेरे साथ चलिए, पार्किंग में मेरी कार है, उसी में सैंपल रखे हैं, आप उनकी फोटोज ले लीजिए और आदित्य को दिखा देना। ट्विंकल ने रिसेप्शन की तरफ देखा और तभी सुशील ने आगे कहा, आप कुछ सोचो मत, बस 2 मिनट का काम है, चलिए। इतना कहकर सुशील खड़ा हो गया और ट्विंकल भी कंफ्यूज्ड लुक के साथ उसके बाहर जाने लगी। अमित सीढ़ियों से नीचे आ चुका था। उसने झांक कर देखा तो रिसेप्शन की कुर्सियां खाली थी। तभी उसकी नजर बाहर पड़ी जहां उसे सुशील और ट्विंकल पार्किंग की तरफ जाते नजर आए। अमित भी धीरे से उनके पीछे चलने लगा। उसने अपना फोन निकालकर ट्विंकल को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। Interesting. अमित का शरीर पसीने से भीगने लगा और उसकी धड़कन और भी तेज हो गई। Thanks for hearing. The next episode is coming very shortly.